नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बड़ा धक्का लगा। और धक्का लगाने के लिए जिन लोगों ने उनको याद दिलवाया वो कपिल सिब्बल साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का मतलब होता है कि आज की सरकार के अपोजिट लोग। और आरोप ये लगाया गया कि एनसीईआरटी की किताब में जुडिशरी को भ्रष्ट दिखाया गया है। और एनसीईआरटी की किताब में एनसीईआरटी की 8वीं की क्लास में, मतलब आप सोचो कि क्लास 8 का कोई सिलेबस है, उसमें नागरिक शास्त्र पढ़ाया जा रहा है, सोशल साइंस पढ़ाया जा रहा है। और सोशल साइंस की पढ़ाई में जुडिशरी एक सब्जेक्ट जोड़ा गया, वो एक टॉपिक जोड़ा गया, जुडिशरी के चैलेंजेस बताए गए। और जुडिशरी के चैलेंजेस में बताया गया कि जुडिशरी भाई भ्रष्ट है, भ्रष्टता जुडिशरी का चैलेंज है। और जो लॉन्ग पेंडिंग ऑफ केसेस है, बैकलॉग है, ये जुडिशरी के ऊपर एक प्रेशर है। इसलिए जुडिशरी प्रेशर से मतलब ये जुडिशरी के अपने ड्रॉबैक्स हैं जो कि देश में नहीं होने चाहिए थे। अब ये चैप्टर तो बना होगा, लिखने वाले ने लिखा होगा, लिखा भी सत्य ही होगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे, चूंकि समाज में जो चल रहा है वही लिखा गया। लेकिन जुडिशरी के मामले क्या कैच हुए, जुडिशरी के मामले क्या कवर हुए, जुडिशरी के मामले क्या उसमें कोई ऐसा मतलब कुछ पकड़ा गया क्या? करप्शन के मामले जुडिशरी में पकड़े जाते हैं, इसमें भी कोई शक ही नहीं है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको क्रैश भी करता है, उनको टर्मिनेट भी करता है, उनको सजाएं भी देता है जो सजा देनी चाहिए। वो किसी भी जगह पर जो भारत का निवासी है, जो भारत का रहने वाला है, जो भारत में कोई भी काम करता है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि सीबीएसई या एनसीईआरटी क्या देश के भविष्य को तैयार कर रहे हैं? देश के भविष्य को तैयार करने के लिए जब किताब लिखी जाती है तो उसमें बड़े ध्यान से लिखना चाहिए, उसमें एक एक शब्द ऐसा लिखना चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूं कि हो सकता है जुडिशरी के कुछ मामले ऐसे हों, ये भी हो सकता है कि जुडिशरी के मामले सामने निकल कर आए हों, लेकिन क्या आफ्टर ऑल जुडिशरी जिसमें हजारों लोग काम करते हैं उसको टोटल भ्रष्ट कहा जा सकता है? लोगों की लॉयल्टी हो सकती है, लोगों का विचार हो सकता है, लोगों के पास डिस्क्रिशन हो सकता है, और उस डिस्क्रिप्शन में वो लिखा पढ़ी भी कर सकते हैं, और उसको किसी को अच्छा और किसी को बुरा भी लग सकता है। क्योंकि जुडिशरी का मतलब है दो केस, दो लोग आए होंगे और दोनों में एक के पक्ष में जजमेंट होगा तो दूसरे का गुस्सा होना स्वाभाविक है। अब वो हो सकता है कि सरकार के पक्ष में हो सकता है सरकार के विरोध हो सकता है कि पिटिशनर के पक्ष में हो सकता है डिफेंस के पक्ष में। तो ये तो चूंकि दो में से एक 50% चांस ऐसे ही है कि एक आदमी हारेगा, इसलिए वो उसके साथ उस विचार के लोग, उसी तरह के लोग वो चारों ओर से सोच सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि वो सब कुछ चल रहा होगा। लेकिन एक नया प्रश्न सामने आया। मैं समझता हूं कि ये जो सारा करिकुलम हमारे यहां तैयार किया जाता है, ये करिकुलम कॉलोनियल का टाइम से चल रहा है। नाम आप एनसीईआरटी उसको कह लीजिए, सीबीएसई उसको कह लीजिए, लेकिन जो भारत में सिलेबस तैयार किया गया, जो भारत में सिस्टम तैयार किया गया, वो तो कॉलोनियल टाइम से हुआ। और कॉलोनियल टाइम से का मतलब ये होता है कि 1835 के बाद जब एजुकेशन कमीशन आया और उसने बदलना शुरू किया, 1835 1926 लगभग 200 साल से वही सिस्टम चल रहा है। रोमिला थापर उसमें लिख रही थी, उसमें बड़े बड़े ज्ञानी लोग लिख रहे थे, मुगलों को बादशाह बता रहे थे, बड़ा लिबरल बता रहे थे, और हिंदू शासन का नाम ही नहीं ले रहे थे। हिंदू शासन का नाम भी अगर ले लिया जा रहा था तो कोई कन्फ्लिक्टिंग बताया जा रहा था। ये तो बात ठीक है, लेकिन देश की जो जान है वो संस्कृति है, देश की जान सांस्कृतिक विरासत है, देश की जान भारत का वैभवशाली इतिहास है, देश की जान भारत में समरसता है, देश की जान भारत में परिवार प्रबोधन है, देश की जान भारत के लोगों का इन्वायरमेंट को सही करने का, या वातावरण को सही करने का, या इस धरा को जिसको परमात्मा ने बना कर दिया उसको सुरक्षित रखने का, और चीजों का दोहन, शोषण नहीं, चीजों का दोहन, ये हिंदू स्वभाव है। और अपना है, ये मेरा है, ये हिंदू ही केवल मानता है कि ये भारत भूमि मेरी भूमि है, ये मेरी मां है। वो एक रिलेशन बनाकर चलता है। चंदा को मामा कहता है, वो नदियों को मां कहता है, वो पहाड़ों को शिव कहता है, वो पत्थर को शिवलिंग कहता है, और वो मूर्ति में अपने परमात्मा को देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज में है। यानी कि वातावरण और इन्वायरमेंट को लेकर हिंदू जितना कंसर्न हो सकता है, अपना भाव अपनत्व का रख सकता है, और अपना समझ के दुनिया के साथ डील कर सकता है, और व्यक्ति की जो वे ऑफ लाइफ है, उसकी जो लाइफ है, वो लाइफ ऐसी है कि वो दुनिया को समझता है।
अब हमारे पूर्वजों ने इसमें त्योहार भी मनाए होंगे। आप मैं सीबीएसई के एक लेटेस्ट इलस्ट्रेशन की बात करता हूं। आप सोचकर देखिए कि सीबीएसई के पेपर होली के टाइम पर होते हैं। होली के दिन धुलन, मतलब होली वाले दिन भी, होली कब होती है? होली उस दिन होती है जिस दिन होलिका दहन होता है, आग लगती है। होलिका आग लगती है, दूसरे दिन धुलंदी होती है, यानी कि रंग खेला जाता है होलिका के मरने के उपलक्ष्य में, यानी कि होलिका के दहन के उपलक्ष्य में रंग खेलते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसके बाद जो विकृतियां आ गई थी उस समय होलिका की वजह से, प्रहलाद के बचाने की वजह से या प्रहलाद के विरुद्ध करने की वजह से जो राक्षसी स्वभाव आ गया था समाज के अंदर, वो पुनः मिलते हैं, गले मिलते हैं और ये कहते हैं कि हमें क्षमा करो। यानी कि समाज के अंदर जो भेदभाव पैदा हो सकता है साल भर में, जो समाज के अंदर कुरीतियां पैदा हो सकती हैं, उन सभी को वो मिटाते हैं। अब उन सभी को मिटाते हैं, परिवार मिलकर उत्सव मनाता है। परिवार में भी विकृति अगर आ गई है तो सब उसको सॉल्व करते हैं, परिवार का प्रबोधन होता है, एक साथ होली मनाई जाती है, एक जगह पर बैठते हैं। अब ये बात भारत की जीवात्मा है। ऐसी परिस्थिति में सीबीएसई अगर अपनी डेट शीट बनाता है तो वो केवल होलिका के उस दिन छोड़कर, दिल्ली का जो इस बार का भी आप देख लेंगे, होलिका वाले दिन जिस दिन होली का धुलंदी मनती है उस दिन छुट्टी है। जिस दिन होली जलेगी, 2 तारीख को होली जलेगी, 2 तारीख को पेपर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बच्चा ना पढ़े, 2 तारीख को पेपर है, 3 तारीख को भी पेपर है, 4 तारीख को चूंकि रंग खेला जाएगा तो 4 की छुट्टी है, 5 को फिर पेपर है, 6 को पेपर है। अब सोचकर देखिए कि कब सीखेगा वो भारत, कब सीखेगा वो भारत की समरसता, कब सीखेगा बच्चा भारत में परिवार प्रबोधन। हम सब जानते ही हैं, नौकरी चाकरी के चक्कर में बच्चे माँ बाप सहित कहीं दूसरे शहरों में रहते हैं। वो साल में 1 या 2 बार होली, दिवाली, दशहरे पर अपने घर पर जाते हैं, वहां परिवार प्रबोधन होता है, वहां परिवार से मिलते हैं। अगर 4 तारीख को होली है तो क्या 5 को सवेरे परीक्षा दे सकता है? 4 तारीख को अगर वो दिल्ली छोड़कर नहीं भी जाता है तो 4 तारीख को अगर गले मिलेगा, प्रबोधन करेगा, लोगों से मेल मिलाप करेगा, होलिका मिलन करेगा, तो क्या 5 को परीक्षा दे सकता है? 3 तारीख को अगर उसको पढ़ना है, परीक्षा देनी है, 2 तारीख को होलिका दहन है, 3 तारीख को कंटिन्यूएशन में है, तो 2 तारीख को परीक्षा दी जा सकती है, 3 तारीख को परीक्षा दी जा सकती है। लेकिन यह सब कॉलोनियल टाइम से इसलिए सेट किया गया ताकि हमारे बच्चे अपने उत्सवों से दूर रह सकें। ये इसलिए सेट किया गया कि हमारे बच्चों को ये षड्यंत्र पूर्वक बच्चे उत्सव ना समझ सकें, परिवारों से ना मिल सकें, न्यूक्लियर फैमिली रहे। ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हो सकती हैं इनके पीछे। दिमाग तो वही है कि ये ग्लोबल मार्केट फोर्सेस का मतलब है घर में एक साथ बैठकर एक टीवी देखेंगे तो टीवी कैसे बिकेंगे। इसलिए परिवार का विभाजन होना, न्यूक्लियर फैमिली का बढ़ावा देना, अलग अलग उनका रहना, उनके बीच में कंफ्लिक्ट पैदा करना। और इसके अलावा अगर कम्युनिटी सर्विसेज में सब इकट्ठे मिलकर कर लेंगे तो इन कंपनियों का प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। इसलिए ना तो समाज में समरसता हो, समाज के अंदर जाति व्यवस्था इतनी क्रिटिकल खड़ी दिखाई पड़े कि आपस में लड़ाई होती दिखाई पड़े। अब होली का त्योहार एक ऐसा ही होली का त्योहार होता है जिसमें यह कहा जाता है बुरा न मानो होली है। पुराने वाले सभी गिले शिकवे तोड़कर, पुराने वाले सभी गिले शिकवे मिटाकर सब गले मिलते हैं और फिर दूसरे दिन से समरस हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति कटु भावना खत्म हो जाती है, जाति प्रथा की भावना कम हो जाती है, उनके बीच का जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाता है, दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस भारत में ये नहीं चाहती कि परिवार इकट्ठे हो सकें, वो नहीं चाहती कि परिवार प्रबोधन हो सके, वो नहीं चाहती कि समाज में समरसता आए, वो चाहती हैं कि डिवाइड एंड रूल। भारत में जितने झगड़े होंगे उतना प्रोडक्ट बिकेगा, जितने झगड़े होंगे उतना इवेंजिकल चर्चेस में उनको अवसर मिलेगा, वो कन्वर्जन की तरफ खेलेंगे, और जितना झगड़े होंगे उतना ही कन्वर्जन का खेल, इस्लामिक लोग भारत पर हावी हो जाएंगे, भारत को दारुल इस्लाम बनाने के लिए आगे आएंगे। तो आप ये समझकर देखिए कि अगर समाज समरस ही नहीं होगा, समाज का झगड़ा ही होता रहेगा, तो फिर इन फोर्सेस को, जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो ग्लोबल मार्केट फोर्सेस हैं, या फिर जो ये इवेंजिकल चर्चेस की फोर्सेस हैं, रेडिकल इस्लाम की फोर्सेस हैं, या फिर जो कम्युनिज्म की फोर्सेस हैं, जो त्योहारों को, उत्सवों को जहर मानते हैं, जिनका मानना है कि ये जो धर्म है, धर्म तो अफीम है,
इन सब के मंसूबे पूरे होते हैं अगर 4 तारीख को केवल बंद रहता, वो भी मजबूरी में बंद रखा होगा क्योंकि रंग खिलेगा, सब भीग जाएंगे, नहीं तो वो उस दिन भी खोलते। यानी कि बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से अपनी संस्कृति से दूर करना, अपनी सभ्यता से अलग करना और सिस्टमेटिक तरीके से उनके बीच में मतभेद पैदा हो, सिस्टमेटिक तरीके से। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने कहा, जब मैं इस बात को कह रहा हूं कि भाई ये तो षड्यंत्र पूर्वक लिखा जाता है, एनसीईआरटी की किताबों में पहले भी लिखा जाता था, आज भी लिखा जा रहा है। अब अगर किसी इंस्टीट्यूशन में अगर कुछ गड़बड़ भी, इंस्टीट्यूशन को सही करना चाहिए या उसको बदनाम करना चाहिए? इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का मतलब है इंस्टीट्यूशन को खत्म करना। इंस्टीट्यूशन को खत्म करना तो क्या दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कोई? अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं? मैं समझता हूं कि जुडिशरी के विषय में ऐसा लिखना अपने आप में, छोटे बच्चे, 8 साल का बच्चा जिसको ये पढ़ा देना, 8 साल का बच्चा जिसको जाति पढ़ा देना, ये जो यूजीसी वाला चक्कर आया था इसमें यही तो हम कह रहे थे कि बच्चों को आप जाति पढ़ा देंगे। अब बच्चों को आप पढ़ा देंगे कि जुडिशरी करप्ट है, बच्चों को आप पढ़ा देंगे कि भारत करप्ट है, बच्चों को आप पढ़ा देंगे कि ये करप्शन है, तो बच्चे कब सुधरेंगे, कब समझेंगे? यानी कि बचपन से ही उनका दिमाग ये तैयार होगा कि जुडिशरी उनको नहीं चाहिए, जुडिशरी भ्रष्ट है, ऐसा उनके दिमाग में है। चीफ जस्टिस के सामने जब कपिल सिब्बल साहब ने कहा तो चीफ जस्टिस ने कहा मुझे पहले भी पत्र लिखे जा चुके हैं, कई लोगों ने मुझे बताया है, हमने उस पर संज्ञान लिया है, अभी थोड़ा समय रुक जाइए। कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि आप सुमोटो संज्ञान लीजिए एनसीईआरटी के खिलाफ। तब चीफ जस्टिस ने कहा थोड़ा समय दीजिए, मैं इस पर काम कर रहा हूं और हम इसको सही करेंगे। आप सोचिए कि सीबीएसई वाला मामला, जैसे मैंने आपको बताया, सीबीएसई का मामला एग्जाम का, बच्चों को संस्कृति से दूर करना और बच्चों को यह पढ़ाना एनसीईआरटी में कि देश में ठीक नहीं है, देश अलग है, देश में मुगल तो यहां बड़े लिबरल थे, देश में अकबर तो महान था और देश में जो हिंदू था उसमें बहुत कुरीतियां हैं, हिंदुइज्म। अब ऐसा अगर पढ़ाएंगे तो आप सोचो कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आप बच्चों को उत्सव नहीं मनाने देंगे तो आप सोचो देश को किस तरफ ले जाएंगे, आप देश का क्या करना चाहते हैं, आप देश को किधर ले जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं इस पूरे विषय को सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, केवल चीफ जस्टिस को नहीं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज की तारीख में भाजपा की सरकारें हैं, आज की तारीख में हमारे देश, हमारे दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो अब इसमें कोई कंफ्लिक्ट की बात नहीं। केजरीवाल की सरकार थी, वो इस तरह के कारनामे चलाते थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो इस तरह के कारनामे चलाते थे, तो समझ में आता था कि वो कारनामे चला रहे हैं क्योंकि वो जानबूझकर चलाते थे। लेकिन भाजपा की सरकार के समय पर भी अगर बच्चे उत्सव न मनाएं, भाजपा की सरकार के समय पर भी अगर एनसीईआरटी की किताब में ऐसे अनर्गल बातें लिखी जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गहरी साजिशों का हिस्सा है। भारत में आप सोचो कि उनकी जड़ें, आप कहते हैं सरकार हमारी है, लेकिन वो कहते हैं सिस्टम तो हमारा है, हम सिस्टम को आपके खिलाफ लगा देंगे। सरकार बदल गई, सिस्टम नहीं बदला और बच्चों को अभी भी दुर्भावना पैदा करना, बच्चों को अभी भी देश के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भड़काना, बच्चों के अभी भी उनके उत्सव न मनाने देना, बच्चों को अभी भी परिवार से न मिलने देना, बच्चों को अभी भी समरसता का पाठ न पढ़ाना, यही तो हमारी कमजोरी थी और ये कभी दूर नहीं हो सकती अगर इन पर संज्ञान न लिया गया तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।